गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल। बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे 12th क्लास की 3rd यूनिट योगा एंड लाइफस्टाइल। मेरे हाथ में कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर हैं, तो देखते हैं कि इस यूनिट से किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है वो इस प्रकार से आएगा। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डायबिटीज, एक्सप्लेन द प्रोसीजर, बेनिफिट एंड contraindication of any 2 आसन recommended to cure diabetes। आपके सिलेबस में 4 डिजीज दी हुई हैं और उन 4 में से कोई एक डिजीज आएगी और उस डिजीज को क्योर करने के लिए कोई 2 आसन एक्सप्लेन करने हैं, उसके बेनिफिट बताने हैं और उसका कॉन्ट्राइंडिकेशन जो है वो आपको बताना है। तो ये 5 मार्क्स का 5 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का आने वाला है। तो पहली जो डिजीज है वो है ओबेसिटी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन और अस्थमा। ये 4 डिजीज हैं। तो पहले हम लोग वो डिजीज क्या होती हैं उनको समझ लेते हैं, ठीक है, और फिर उनको क्योर करने के लिए कौन कौन से आसन हैं वो हम लोग करवाएंगे, ठीक है। फर्स्ट है ओबेसिटी। ओबेसिटी मीन्स मोटापा, विश्वव्यापी प्रॉब्लम है दोस्तों। ये हर 6वां इंसान जो है वो इससे ग्रसित है, ठीक है। WHO ने इसके लिए एक इंडेक्स बनाया है जिसे हम लोग कहते हैं BMI, यानी कि बॉडी मास इंडेक्स। इसका फॉर्मूला भी कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि BMI का क्या फॉर्मूला है। तो इसका फॉर्मूला है बॉडी वेट अपॉन हाइट स्क्वायर। तो बॉडी वेट जो है यहाँ पे वो किलोग्राम में लिया जाता है और हाइट जो है वो मीटर के अंदर ली जाती है। इसको ध्यान में रखना आप लोग। अब इसके लिए जो इंडेक्स बनाया है वो देखिए, सबसे पहले कैटेगरी और फिर दूसरी साइड के अंदर उसकी BMI क्या है, ठीक है। आप अपनी BMI चेक करके बता सकते हैं, देख के बता सकते हैं कि आप अंडरवेट हैं या ओबेसिटी है। तो सबसे पहले अंडरवेट आता है 18.5 से बिलो। यदि आपका BMI 18.5 से बिलो है तो समझो आप अंडरवेट है। उसके बाद में नॉर्मल वेट होता है 18.5 से 24.9। ये नॉर्मल वेट है और यही वेट हम लोगों का होना चाहिए 18.5 से 24.9 तक। उसके बाद में ओवरवेट होता है 25 से 29.9, ठीक है दोस्तों। अब आता है ओबेसिटी क्लास 1, ओबेसिटी कैटेगरी 1। ओबेसिटी कैटेगरी 1 स्टार्ट होती है हम लोगों की 30 से लेकर के 34.9 तक। ओबेसिटी कैटेगरी 2 होता है 35 से 39.9 और उसके बाद में है ओबेसिटी कैटेगरी 3 और ये होता है 40 से अबव। 40 से अबव जो होगा वो ओबेसिटी कैटेगरी 3 के अंदर होगा दोस्तों। अब इसके कॉजेज क्या होते हैं, किन वजह से ओबेसिटी हम लोगों को होता है, मोटापा किस वजह से होता है। हमारी जो डे टू डे लाइफ है, यानी लाइफस्टाइल जो हमारा होता है वो यदि खराब है, वो गलत है, तो हमें ओबेसिटी हो सकती है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि आजकल जो लोग हैं वो ऑफिसेज में रहते हैं, सिटिंग उनकी रहती है और फिजिकल वर्क जो है वो बहुत कम हो जाता है। लोग सुबह शाम एक्सरसाइजेज नहीं करते हैं, गेम नहीं खेलते हैं, इस वजह से मोटापा जो है वो आ जाता है। कुछ हार्मोन्स की वजह से, हेरिडिटी की वजह से भी मोटापा आ सकता है दूसरा, या हमारा खान पान जो है वो गलत हो, उसकी वजह से भी हमें मोटापा आ सकता है, ठीक है। तो इसको क्योर करने के लिए कौन कौन से आसन होंगे वो हम आगे पढ़ेंगे। तो आइए डायबिटीज को समझते हैं। देखिए, हमारा सेल्स जो होते हैं बॉडी के अंदर वो भी एक गाड़ी की तरह होते हैं। जिस प्रकार से गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल और डीजल की जरूरत होती है, उसी प्रकार से सेल्स का जो ईंधन होता है वो होता है ग्लूकोज। हम लोग जो भी कुछ खाना खाते हैं वो डाइजेशन सिस्टम उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है और यही ग्लूकोज जो है वो हमारे सेल्स को एनर्जी देते हैं और इसी एनर्जी से हम पूरे दिन काम करते रहते हैं, ठीक है ना। अब इस ग्लूकोज को हमारे सेल तक पहुंचाने का जो काम होता है वो होता है इंसुलिन का, और ये जो इंसुलिन है वो पैनक्रियाटिक ग्लैंड से निकलता है दोस्तों। और ये इंसुलिन हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा को नियमित करता है। अगर ग्लूकोज हमारे सेल्स तक ना पहुंचे तो वो ब्लड में बढ़ जाता है दोस्तों और फिर वो डायबिटीज का कारण बनता है। डायबिटीज 2 प्रकार की होती है। इन टाइप 1 डायबिटीज द पैनक्रियाटिक ग्लैंड्स डज नॉट प्रोड्यूस सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इंसुलिन, hence the injection of insulin is required daily for its treatment.
फर्स्ट प्रकार की जो डायबिटीज होती है इसके अंदर पेनक्रियाटिक ग्लैंड्स वो सफिशिएंट अमाउंट के अंदर इंसुलिन नहीं बनाता है दोस्तों, और इस वजह से इंसुलिन के इंजेक्शन जो है वो हमें इसके ट्रीटमेंट के लिए लेने पड़ते हैं। In type 2 diabetes, the body does not produce sufficient amount of insulin hormone, or the hormone is produced sufficiently but it is not used properly by the body. टाइप 2 के अंदर क्या होता है कि कई बार इंसुलिन सफिशिएंट अमाउंट के अंदर प्रोड्यूस नहीं होता है, या फिर जो इंसुलिन है वो तो सफिशिएंट अमाउंट के अंदर प्रोड्यूस होता है लेकिन बट इट इज नॉट यूज्ड प्रॉपरली बाय द बॉडी, वो बॉडी के द्वारा प्रॉपरली यूज नहीं किया जाता है दोस्तों। तो ये सेकंड टाइप की डायबिटीज, और आमतौर पे लोगों को सेकंड टाइप की डायबिटीज जो है यही ज़्यादा होती है। तो आइए हाइपरटेंशन को समझते हैं। हाइपरटेंशन मीन्स इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर। हाइपरटेंशन को समझने के लिए हमें हार्ट के फंक्शन को समझना पड़ेगा दोस्तों। एंड द मेन फंक्शन ऑफ द हार्ट इज टू सप्लाई प्योर ब्लड टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रू आर्टरीज। तो हार्ट का मेन फंक्शन है प्योर ब्लड की सप्लाई करना पूरे बॉडी के अंदर, ठीक है। और उसी प्रक्रिया में जब हार्ट सिकुड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, देन इट पंप्स ब्लड थ्रू द ब्लड वेसल्स, और इससे हमारी धमनियों के अंदर प्रेशर बढ़ता है। एंड दिस प्रेशर इज नोन एज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है दोस्तों। और जब ये सिकुड़ा हुआ हार्ट जब जो है रिलैक्स होता है और उसमें जो प्रेशर होता है वो होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है। और नॉर्मली एक व्यक्ति का जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो 120 और 80 के बीच में होता है। सिस्टोलिक 120 और डायस्टोलिक 80 के बीच में ही होता है। अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से और गलत खान पान की वजह से ये जो ब्लड वेसल्स हैं इनमें कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है और ये नैरो हो जाती है, सिकुड़ जाती है। अब इन नैरो सिकुड़ी हुई ब्लड वेसल्स के थ्रू हार्ट को ब्लड पहुंचाना है पूरी बॉडी के अंदर, तो यहाँ पे हार्ट को ज़्यादा प्रेशर के साथ में काम करना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो बढ़ा हुआ प्रेशर है इसी को हम लोग हाइपरटेंशन और हाई बीपी कहते हैं दोस्तों। तो फोर्थ है अस्थमा। अस्थमा इज ए लंग डिजीज इन विच द एयरवेज बिकम ब्लॉक्ड एंड नैरो। अस्थमा एक लंग डिजीज है और इसके अंदर हमारी एयरवेज जो है वो ब्लॉक हो जाती है या नैरो हो जाती है, और इस वजह से हमें सांस लेने में तकलीफ होती है। अब ये होता किस वजह से है? ये एलर्जेटिक हो सकता है, धूल इत्यादि से, पोल्यूशन इत्यादि से हमें हो सकता है, या फिर ये जेनेटिक भी हो सकता है दोस्तों, ठीक है। तो ये 4 डिजीज थी जो कि इनमें से एक जो है वो आपके एग्जाम में पक्का आएगी, 101% आपके एग्जाम में आएगी, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। अब इनको क्योर करने के लिए कौन कौन से आसन जो हैं वो हमें करने चाहिए। सबसे पहले ओबेसिटी को क्योर करने के लिए वज्रासन, पादहस्तासन, त्रिकोणासन, अर्धमस्तेंद्रिय आसन। डायबिटीज को क्योर करने के लिए भुजंगासन, पश्चिमोत्तानासन, पवन मुक्त आसन और अर्धमस्तेंद्रिय आसन किया जाता है, ठीक है। अस्थमा को क्योर करने के लिए भुजंगासन, भुजंग देखो फिर से दोबारा आ गया, पश्चिमोत्तानासन यहाँ से दोबारा फिर आ गया, चक्रासन और गौमुखासन। हाइपरटेंशन को क्योर करने के लिए भुजंगासन, वज्रासन, पवन मुक्तासन और ताड़ासन। इसमें देखिए कुछ आसन ऐसे हैं जो लगभग सभी के अंदर है। वज्रासन ओबेसिटी में भी है और हाइपरटेंशन के अंदर भी है। अर्धमस्तेंद्रिय आसन ओबेसिटी में भी है और डायबिटीज के अंदर भी है। भुजंग आसन तीनों में भी है, ओबेसिटी में डायबिटीज के अंदर, अस्थमा में और हाइपरटेंशन में। भुजंग आसन तीनों के अंदर है। पश्चिमोत्तानासन डायबिटीज में भी है और अस्थमा के अंदर भी है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें केवल 4 योगासन ही करने हैं और वो सभी के सभी हमारी डिजीज है वो कवर हो जाएंगी। कौन कौन से? वज्रासन, भुजंगासन, अर्धमस्तेंद्रिय आसन और पश्चिमोत्तानासन। तो हमें ये सिर्फ 4 आसन करने हैं, ये 4 आसन ही हमारी चारों डिजीज को कवर कर लेंगे। तो ये जो आसन है इसके बेनिफिट क्या है, इसका प्रोसीजर क्या है और कॉन्ट्राइंडेक्शन जो है वो क्या है, तो ये हम लोग करके देखते हैं, क्योंकि जब प्रैक्टिकली हम किसी चीज़ को करके देखते हैं तो वो हमारी परमानेंट मेमोरी में फिक्स हो जाता है, ठीक है। तो करके देखेंगे, जल्दी सीखेंगे, ठीक है। तो आइए करके देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पश्चिमोत्तानासन। सिट ऑन द ग्राउंड विद लेग फॉरवर्ड, देन होल्ड द टोज ऑफ योर फीट
with the finger of both hands. Then breathe out slowly and try to touch the knee with your forehead. After that, breathe in slowly and rise your head upward and come to the prayer position. Perform this आसन at least 10 to 12 times. अब इसके बेनिफिट्स देख लेते हैं. पहला है, it is a good remedy for constipation. It gives relief in sciatica. It reduces obesity. It is helpful in curing skin disease. अब इसके कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं, वो भी देख लेते हैं. If you are suffering from enlarged liver or spleen, you should never do this asana. Second, if you have any back or spinal problem, you make sure that you perform this asana only under expert guidance. अब इसके बाद में सेकंड आसन है, वो है वज्रासन. Knee down on the ground or floor with your knees, ankle and toes touches your ground. Your toes should be touches backward. Now place your palm of your hands on the knee. The upper body should be straight. At this time, the breathing should be deep. Then expand your chest forward and pull your abdominal portion inward. अब वज्रासन के कुछ बेनिफिट्स देख लेते हैं. फर्स्ट, इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग हिप फैट. सेकंड है, इट इज़ हेल्पफुल इन इम्प्रूविंग कंसंट्रेशन. थर्ड, इट क्योर मेंटल स्ट्रेस. और फोर्थ है, इट रिमूव्स पोस्चरल डिफेक्ट्स. अब इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं. A person suffering from joint pain should not perform Vajrasana. Second, the individual who have any spinal problem should not perform Vajrasana. थर्ड है अर्ध मस्तेंद्रिय आसन. इसका प्रोसीजर देखते हैं. The left heel is kept under the right thigh and right leg is crossed over the left thigh. After that, hold the right toe with left hand and turn your head and back to the right side. In this position, move the trunk sideways. Then perform the same asana in the reverse position. Benefits देख लेते हैं इसके कुछ. It reduces obesity. It enhances the stretchability of back muscles. और इसके अलावा इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल इन ट्रीटिंग बोनक्रियाटिस, कॉन्स्टिपेशन एंड सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस. अब इसके कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस देख लेते हैं. प्रेग्नेंट वोमेन शुड नॉट परफॉर्म दिस आसन. बच्चों, जितने भी मुश्किल आसन हैं उसमें ये वाली लाइन तो आपको लिख देनी है कि प्रेग्नेंट वोमेन शुड नॉट परफॉर्म दिस आसन. सेकंड है, द इंडिविजुअल हु हैव प्रॉब्लम of sciatica or slip disc may benefit from this asana, but they need to take great care while doing this asana. अब उसके बाद में सबसे लास्ट है भुजंग आसन. तो भुजंग आसन का पहले प्रोसीजर देख लेते हैं. In this asana, the shape of the body remain like a snake. That's why it is called Bhujangasana. In order to perform this asana, lay down on the belly on the ground. Keep your hand near the shoulder. Keep your leg close together. Now straighten up your arms slowly. Raise the chest. Your head should be turned backward side. Keep this position for some time. For good result, perform this asana 3 to 5 times. अब इसके कुछ बेनिफिट्स देख लेते हैं. It reduces obesity. It provides strength and agility. It improves blood circulation.
इट क्योर गैस डिसऑर्डर, कॉन्स्टिपेशन। अब इसके कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस देख लेते हैं। दिस आसन शुड बी अवॉइडेड बाय द इंडिविजुअल हु सफरिंग फ्रॉम हार्निया, बैक इंजरीज, एंड द सेकंड, प्रेग्नेंट वुमेन शुड नॉट परफॉर्म दिस आसन। तो ये थे कुछ आसन जिनके नियमित अभ्यास से आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं और इन बीमारियों से बच सकते हैं। लेकिन हाँ, यदि ये बीमारी हो जाए तो डॉक्टर का परामर्श अत्यंत आवश्यक है दोस्तों। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।